अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर उसका 1 एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का शुरू करने जा रहे हैं बेटा। और बिलीव मी, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, न्यू नॉलेज, कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया जाएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। और वीडियो के एंड पे आपको एक सरप्राइज़ भी दिया जाएगा। टॉपिक हमारा है बेटा एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर, आइडेंटिफाई ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय मोज़ले। 1913 के अंदर हेनरी मोज़ले ने डिस्कवर किए गए एलिमेंट्स के ऊपर क्या किया था, कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट करवा के उनसे अमिट की थी एक्सरेज विद स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज। कैसे, ये आपने ज़रा देख लेना। मतलब लेट्स सपोज कोई एलिमेंट है और उसके के शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दो हैं, जितने भी हैं हमने सपोज किया है। तो उसने एक्स रे की बम्बार्डमेंट करवाई एलिमेंट के ऊपर, ठीक है जी। एक्स रे बेसिकली इलेक्ट्रॉन से होते हैं ना। तो जब उसने बम्बार्डमेंट करवाई तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो जब उसने बम्बार्डमेंट करवाई तो वो जंप करके अगले शेल में मूव कर गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था वो नीचे आया। फिर इस तरह से एक्स रेज जनरेट हुई, एक्स रेज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की एक्स रे जनरेट हुई। फिर उसने ये मुशाहदा किया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी थी एक्स रे की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एटॉमिक नंबर के। पहले मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास की बेस पे। जब उसने ये एक्स रे स्टडी की तो उसने देखा कि नहीं, ये तो उसने तरतीब ही गलत, कॉन्सेप्ट ही उसने गलत दिया। फिर इसने एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को तरतीब दिया। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ऑफ एन एटम इन अ न्यूक्लियस, यानी कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। गॉट इट। और एटॉमिक नंबर क्या है, वाज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे एक फार्मूला भी है, फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। फिर जैसे जैसे वो एलिमेंट्स चेंज करता गया तो फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो सीक्वेंस के साथ वो चेंज होता गया। फिर उसने कहा कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे तरतीब देना चाहिए। बेटा अब हम डिस्कस कर लेते हैं मास नंबर एंड इट्स रिलेशन विद एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। मास नंबर एंड इट्स रिलेशन विद एटॉमिक नंबर। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एन न्यूक्लियस, एटम न्यूक्लियस, इज कॉल्ड मास नंबर। और इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, ए से। ये जो रेड कलर की डेफिनेशन है वो मैंने पढ़ी है, ये वाला, ठीक है। और ठीक है, अच्छा बेटा उसके बाद है जी द रिलेशनशिप बिटवीन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज दैट। ये इसका क्या है जी, रिलेशनशिप है किन के दरमियान में, मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जिसमें एन है वो न्यूट्रॉन है, जी जो है एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर है। और मास नंबर को दोबारा बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर, जो किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं बेटा, मास नंबर कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, ए से, ठीक है जी। अच्छा अब हम ना न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। कैसे भला, अगर हमने न्यूट्रॉन निकालने हो तो हम इस फार्मूले को ही चेंज करेंगे और हमारा बन जाएगा, न्यूट्रॉन निकालना है ए माइनस जी। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं किसी एटम के, ठीक है। अब हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जी, एल्युमिनियम की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। एल्युमिनियम के अंदर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो आप कैसे करेंगे। एल्युमिनियम के अंदर Al 13 इसका एटॉमिक नंबर है और 27 इसका मास नंबर है। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। तो जो आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करेंगे कि जो ए है इसका वो 27 है, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 14 आएगा। यानी कि एल्युमिनियम के अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है वो 14 है। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट भी किए हुए हैं, ठीक है जी। इतना ही जवाब आया था ना हमारा भी।
अब हम इसके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एल्युमिनियम आयन के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं जी, इसको लेते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी क्लोरीन। क्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हम ले सकते हैं, ये वाली, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे बेटा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले भी लिया है, तो हम 17 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएंगे। गॉट इट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपन्स बाय न्यूट्रल एटम, तो फिर क्या हो जाता है, उसके ऊपर यहाँ तो -1 चार्ज आ जाता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है या 2 ले तो -2 चार्ज, ठीक है। तो इस तरह वेरी कर सकता है ये चीज़। गॉट इट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी इलेक्ट्रॉन गेन इन अदर एलिमेंट्स, जिस तरह ऑक्सीजन वगैरह हो गया, यहाँ पे जो सर्कल किया है, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। तो मैं एक को कैलकुलेट करूँगा, बाकी सारे ईजी हैं। ऑक्सीजन ये कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं जी, -2 अगर इलेक्ट्रॉन ये ले, 2 इलेक्ट्रॉन ले तो ये -2 हो जाएगा। अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 8, न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 16 में से 8 निकाल दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। अब जो है ना इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट करने हैं, इलेक्ट्रॉन तो 8 में से प्रोटॉन, बेसिकली प्रोटॉन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट एटम गेन करता है तो उसके प्रोटॉन में फिर वो जितना उसके ऊपर होता है -2 -3 वो ऐड कर देते हैं। तो 8 + 2 = 10 इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह हम किसी के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और नीचे टेबल भी दिया गया है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब नीचे आ जाते हैं जी, हम डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड चार्ज, मास एंड चार्ज, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बीम को गुजारें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में से एट द सेम स्पीड, ठीक है, एट द सेम स्पीड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से उसको गुजारें तो उसका बिहेवियर ऐसा होता है। देखिएगा ज़रा, जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है जी, वो न्यूट्रल होते हैं, आर नॉट डिफ्लेक्टेड बट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे डायग्राम को ज़रा देखें, वो कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो सीधे गुजर जाते हैं, क्योंकि उसके ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ये वाला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट। अब बीम ऑफ पार्टिकल्स हमने यहाँ पे एट द सेम स्पीड हमने गुजारी है, और वो कौन कौन से पार्टिकल की बीम है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा बेटा कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल होते हैं, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सीधे गुजर गए, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। यहाँ पे ये देखिए, ये नेगेटिव प्लेट ऊपर थी तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, सो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो फिर वो नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। अब इनकी मेजरमेंट जो है डिफ्लेक्शन की, वो जो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये जो तीनों हैं, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल हैं, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। या किसी भी चार्ज पार्टिकल की हमने डिफ्लेक्शन चेक करनी हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी मेजर्ड इन 2 वेज, 2 तरीके हमारे पास होते हैं जी। अब इस डायग्राम की मदद से वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है जी। ये वाली डायग्राम को आपने अब फोकस करना है बेटा। अच्छा जी, इधर देखिए ज़रा, इस डायग्राम को फोकस करना है आपने। अच्छा, यहाँ पे देखें
वो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड मैस। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड मैस, ठीक है। और रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस चार्ज। जो एंगल होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज टू मैस के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि पार्टिकल इंटर विद द सेम स्पीड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विद द सेम स्पीड हम इसमें से गुजारेंगे। अब यहाँ पे बेटा इधर देखें, बोथ इंटर विद, ये वाला बॉक्स, बोथ इंटर विद द सेम स्पीड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव, सो इट मूव्स डाउनवर्ड, गॉट इट। प्रोटॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, फोर्स इज डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखें कि जो डिफ्लेक्शन हुई है वो किसकी ज़्यादा हुई है? वो हुई है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसका मैस क्या होता है? वो कम होता है, उसका मैस क्या होता है? कम होता है। और प्रोटॉन की जो डिफ्लेक्शन है ना, वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुई है, ज़्यादा मुड़ा है, क्योंकि लाइट पार्टिकल है, और जो प्रोटॉन है वो हैवियर पार्टिकल है, और उसकी डिफ्लेक्शन क्या हुई है? कम हुई। देखो ज़्यादा सीधा जा रहा है। अब यहाँ पे देखें इस बॉक्स में, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट अ लॉट, फॉलो अ पाथ ऑफ स्मॉल रेडियस। इसका रेडियस क्या बन रहा है? स्मॉल बन रहा है। रेडियस स्मॉल, टर्न्स इन द डायरेक्शन शोन। ये देखें, ये इसकी डायरेक्शन उसने दिखाई है। अब प्रोटॉन डिफ्लेक्ट वेरी लिटिल, फॉलो अ पाथ ऑफ लार्ज रेडियस। देखिए इसका लार्ज रेडियस बन रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे तक चला गया ना, वो पार्टिकल आगे तक चला गया, उसका मैस हैवी था। जिस तरह आप हवा में दो बॉल्स फेंकें एक हल्की, तो वो उसकी डिफ्लेक्शन वो ज़्यादा मुड़ेगी, और जो हैवी होगी वो सीधी गुजर जाएगी, उसका रेडियस ज़्यादा बनेगा। जो भारी होगी बॉल, उसका रेडियस ज़्यादा बनेगा। इस तरह इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पे की रिजल्ट में देखें, थोड़ी सी डायग्राम बड़ी कर देता हूँ। की रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट मच मोर देन प्रोटॉन, ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ टाइट सर्कल, यानी कि स्मॉल रेडियस, टाइट से यहाँ पे जो जिक्र कर रहा है स्मॉल रेडियस बन रहा है। प्रोटॉन मूव्स इन अ वाइड सर्कल, बड़ा लार्ज रेडियस उसका बनना है ये, ठीक है जी। तो ये तो डिफ्लेक्शन होगी ना। और रेडियस, अब देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन में देखें, अगर एंगल बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, अगर एंगल बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, और अगर एंगल कम होगा तो रेडियस ज़्यादा होगा। तो यही तो बात ऊपर डिस्कस हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी में देखें कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है। मैस इसका बहुत कम होता है, इसलिए डिफ्लेक्शन देखें ज़्यादा हो रही है यहाँ पे देखें, ठीक है। डिफ्लेक्शन इसको रिमूव कर लेते हैं, डिफ्लेक्शन क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और प्रोटॉन का मैस देखिए कितना है? प्रोटॉन का 1836 गुना ये भारी है, किससे? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। यानी कि अगर मैं अगर मैं प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को आपस में कंपेयर करूं तो हैवी कौन सा है? वो हमारे पास प्रोटॉन है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होता है ना, ये बेसिकली क्वार्क्स और जो है क्वार्क्स न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, और जो प्रोटॉन होता है वो क्वार्क से मिलकर बना होता है, और फोर्स भी होती है इसके अंदर, इसलिए ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन के। और इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट होता है, गॉट इट। अब यहाँ पे एंगल डिफ्लेक्शन देखें, वो भी हमने देख लिया। एंगल डिफ्लेक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज, मुड़ा, ये देखें ऊपर बहुत मुड़ा, और जो है मैस ज़्यादा था ना प्रोटॉन का, तो उसकी डिफ्लेक्शन वो कम मुड़ा, ठीक है। तो रेडियस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर वो ज़्यादा मुड़ता है तो उसका जो रेडियस है वो कम होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया, गॉट इट। अब बेटा यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि दिस अप्लाइज व्हेन द डिफ्लेक्टेड पाथ इज सर्कुलर, ठीक है जी। और अब हम आगे ना एक टेबल भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन आपने पूछ लेना है। ये जो डायग्राम को मैंने एलेबोरेट किया है, ये वाली, ठीक है, कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि ई कैट एम डी कैट में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजिंग ना हो और आप रट्टा ना लगाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे जो मैंने आपसे डिस्कस करना है कि जो मैस है किसका भला, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा उसको देखा भी है कि जो मैस होता है प्रोटॉन का वो क्या होता है? वो ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो क्या होता है? वो कम होता है, वो लाइट होता है, ठीक है। तो बेसिकली बात पता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इसका मतलब इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। इसका जो मैस है ना, यहाँ पे अब हम डायग्राम को ज़रा रिमूव कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो मैस होता है ना इलेक्ट्रॉन का, ठीक है जी,
इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग कितना होता है, तकरीबन 9.11 10⁻³ kg। गोट इट। मतलब फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका मतलब इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, ये न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं उसमें रिवॉल्व करते हैं, सिंपल और हल्का पार्टिकल। और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन सिंपल नहीं होता, ये बना होता है छोटे पार्टिकल से जिनको क्वार्क्स कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन जो प्रोटॉन होता है ये बेटा क्या होता है कि ये क्वार्क से मिलके बना होता है प्रोटॉन। 3 क्वार्क्स यानी कि प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। और जो 2 क्वार्क्स होते हैं वो अप होते हैं और एक जो क्वार्क होता है वो डाउन होता है। इन क्वार्क्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होती है, इसी वजह से प्रोटॉन का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है। और कितना होता है इसका, इसका लगभग 1.67 10⁻⁻27 kg होता है। 27 kg होता है। ठीक है जी। अब आपको समझ लगी। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को और ज़्यादा एलेबरेट करूं तो यहाँ पे ज़रा देखें, ये वाली चीज़ जो वो कह रहा है, ठीक है। अगर मतलब इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम हो तो प्रोटॉन 1836 ग्राम होगा, यानी कि 1.8 kg। कितना बड़ा डिफरेंस है, देख लें आप। ठीक है जी, कितना। और पार्ट्स में अगर देखें ना, पार्ट्स में मतलब अगर वो कह रहा है कि यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है इज़ 1/1836 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन्स, तो पार्ट्स में देखें अगर, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 पार्ट होगा तो प्रोटॉन 1836 पार्ट होंगे। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ आपकी आसानी के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन 1 पार्ट, पहले रिमूव कर लेते, इलेक्ट्रॉन 1 पार्ट इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कि डेट इज इक्वल टू, और प्रोटॉन के अगर लेंगे तो 1836 पार्ट्स। इनका आपस में आप कंपैरिजन देख लें तो फिर कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, मैस में प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, और वो क्वार्क्स और उनके दरमियान जो फोर्स भी होती है उस वजह से। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगी चीज़। और ये जो पॉइंट्स भी डिस्कस हो गए और डिफ्लेक्शन के बारे में भी डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट हम जो है ना वो मूव करते हैं। अच्छा बेटा, अब देखें यहाँ पे डिफ्लेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन हो गई थी। ठीक है, और हमने मेजरिंग डिफ्लेक्शन को भी डिस्कस कर लिया था कि डिफ्लेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी मेजर्ड इन 2 वेज। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है वो कौन कौन से 2 वेज हैं। तो वो 2 वेज हैं, एक ये हो गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है जी, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया एक। दूसरा है रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। और इस डायग्राम के ज़रिए हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के बारे में देखा जाए कि मतलब कितना वो मुड़ता है। अब आपने ना इस डायग्राम को ज़रा फोकस करना है, इस डायग्राम को, और इन दोनों चीज़ों को ना आपने समझने की कोशिश करनी है कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरह से जो है ना वो आपस में रिलेट करती है। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट उसने बताया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के बारे में। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में डिस्कस की हमने, और रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेडियस है वो वेरी करता है। ठीक है, यानी कि देखें अगर हमने मैस दोनों का ले तो इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो जो है वो कम होता है, तो इसलिए उसकी डिफ्लेक्शन, मैंने मिसाल भी दी थी कि एक छोटी बॉल, हल्की बॉल आप हवा में फेंके तो वो ज़्यादा मुड़ती है, और हैवी जो बॉल है वो कम मुड़ती है, वो सीधी चली जाती है। और जो सीधी चली जाती है उसका रेडियस ज़्यादा होता है, जिस तरह प्रोटॉन ये। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, यानी कि मैस ज़्यादा होगा तो सर्कल बड़ा बनेगा। ये देखें, मैस ज़्यादा होगा और अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो सर्कल छोटा होगा। ठीक है, और मैस के बारे में, चार्ज के बारे में डिस्कस हो गया। इलेक्ट्रॉन छोटा रेडियस बनाता है, यहाँ पे देखें। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ये गॉट इट। तो नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाला वो इन्वर्स रिलेशन होता है, जो ऊपर होता है ना, यहाँ पे ऊपर वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, अगर मैस ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी। इस तरह रेडियस फिर उसके उल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैस ज़्यादा होगा तो रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये देख प्रोटॉन को हमने डिस्कस किया, और चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगा, ये देख। ठीक है जी। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं बेटा कि प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है,
प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। और ये आपने एक चीज़ तो आपने नोटिस की होगी ना यहाँ पे इसके बारे में, ठीक है। क्या नोटिस किया कि ये जो दो फैक्टर्स हैं एंगल और रेडियस, ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं एक दूसरे के, ठीक है। क्या है? इन्वर्सली रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद जी प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स का टेबल यहाँ पे दिया गया है, उसको देख लें, उसमें एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पार्टिकल, ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर चार्ज कॉलम में दिया गया है कितना कितना है, ये एमसीक्यू आपने कर लेना है। रिलेटिव चार्ज कितना है, इसके ऊपर ज़ीरो है। मैस कितना कितना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का देखें मैस बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका बहुत कम होता है मैस, ठीक है। फिर मैस AMU में भी, ठीक है, वो आगे हम कन्वर्जन भी करेंगे। अब देखें क्विक चेक के अंदर 2 क्वेश्चन हैं और उसको हमने ना सोल्व करने की कोशिश करनी है। आपने खुद भी सोचना है, ठीक है, आपने खुद भी इसके बारे में सोचना है। देखें, पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कितना सिंपल है यार कि आप 19 में से 39 में से 19 निकाल दें तो न्यूट्रॉन निकल आएंगे, 35 में से 17 निकाल दें तो निकल आएंगे, इस तरह से 40 में से आप 80 निकाल दें तो इन एलिमेंट्स के जो दिए गए हैं सिंबल, उसके न्यूट्रॉन जो है वो निकल आएंगे, ठीक है। ये इज इट क्लियर? इसमें कोई मसला तो नहीं ना है? अगर है तो बता दें। अच्छा, विच ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड द मोस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसने ये भी कहा है कि कौन डिफ्लेक्ट होगा, और हमने ये ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर डिस्कस किया था कि कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। आपने खुद ही बताना है कि क्या इसका जो है ना वो जवाब क्या होने वाला है, बताएं तो ज़रा कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सोचें ज़रा, सोचो, आसमान नीला क्यों है, पानी गीला गीला क्यों है, सोचें ज़रा। सोचने से ही काम आसान होते हैं, दिमाग इस्तेमाल करने से बेटा जी, ठीक है जी। तो आप इसको इस्तेमाल करें और बताएं, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये ना जो इसके मैं बता भी सकता हूँ। पोटाशियम के अंदर 20 आएंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसके अंदर 20 आएंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, और इसके अंदर क्लोरीन के अंदर 18 आएंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, और आर्गोन के अंदर जो है वो 22 आएंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। कितने आएंगे? 22। इसको बड़ा करके लिख देता हूँ थोड़ा सा साइड में करके, 22 आएंगे। गोट इट, यानी कि 40 में से 18 निकाल देने। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन फिर किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती है यार, इतना सिंपल सा ऊपर डिस्कस भी किया। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, प्रोटॉन हैवी होता है, कम डिफ्लेक्ट होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं होता, वो तो सीधा गुजर जाएगा, डिफ्लेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मोस्ट डिफ्लेक्शन, प्रोटॉन लेस, और न्यूट्रॉन नो डिफ्लेक्शन। किसकी डिफ्लेक्शन नहीं होगी? नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा वो ये प्रोटॉन तो हो गया मोस्ट, और प्रोटॉन लेस। गोट इट, दिस इज़ ऑल अबाउट। और मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड पे सरप्राइज़ दूंगा, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का गैस तैयार हो गया है, और इंशाल्लाह मैक्सिमम वही आएगा और आपको वो फैसिलिटेट भी किया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।